दिन एक लड़का जिसका नाम राजू था, घूमता घूमता पेड़ के नीचे आकर सो गया। सोते ही उसे गहरी नींद आ गई। तभी कुछ समय बाद एक सैनिक वहां आया और उसने लात मारकर राजू को उठा दिया। सैनिक ने गुस्से से कहा, ये राजा का बगीचा है, यहाँ सोना मना है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? राजू सपना देख रहा था। जागते ही वह नाराजगी भरे स्वर में बोला, तुमने मुझे क्यों उठा दिया? मैं तो सपने में रानी के हाथों दूध पीने वाला था। सैनिक यह सब सुनकर हैरान हो गया और राजू से बोला, मुझे तो तुम्हारी बात की कोई समझ नहीं आ रही। तुम सपनों में क्या गुल खिला रहे थे, ये राजा को बताना होगा। मैं एक सपना देख रहा था कि जो उत्तर दिशा वाला राजा है, उसकी बेटी मेरे पास खड़ी थी और मुझे दूध पीने को बोल रही थी। जो पश्चिम दिशा वाले राजा की बेटी थी, वह मेरे पैर दबा रही थी। जब वह मुझे दूध पकड़ाने लगी, तभी तुम आ गए और मुझे उठा दिया। मेरा सारा सपना तुमने बर्बाद कर दिया। यह सब सुनकर सैनिक को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, यह गरीब सा दिखने वाला लड़का सपने में राजाओं की बेटियों को देख रहा है। यह तो बर्दाश्त से बाहर है। सैनिक ने तुरंत राजू को पकड़ लिया और उसे राजा के दरबार में ले गया। वहां पहुंचकर सैनिक ने राजा को सारी बात बता दी। राजा यह सब सुनकर बहुत क्रोधित हो गए और बोले, कैसी निर्लज्जता है। एक साधारण लड़का जो हमारे पड़ोसी राजाओं की बेटियों को अपने सपनों में देखता है, और हद तो तब हो गई जब उसने मेरी बेटी को भी अपने सपने में देख लिया। यह हमारी शान और सम्मान का घोर अपमान है। राजा ने गुस्से में आदेश दिया, सैनिकों, इसे गिरफ्तार कर लो। इसे उम्र कैद की सजा दी जाती है। ये अपने सपनों के साथ अब जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा। सैनिक ने राजा के आदेश का पालन किया और राजू को जेल में डाल दिया। राजू को रोज सिर्फ एक वक्त की रोटी और एक कटोरी पानी दिया जाता था, जिससे न तो वह ठीक से जी सकता था और न ही मर सकता था। जेल में बैठा राजू अक्सर बाहर खड़े पहरेदार से बातें करता रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि राजू को न रोटी मिली और न ही पानी। वह भूखा प्यासा बैठा था। बाहर खड़ा पहरेदार भी उदास दिखाई दे रहा था। राजू ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई? राजा का कौन मर गया जो तुम इतने उदास हो? मरा तो कोई नहीं, लेकिन पश्चिम दिशा वाले राजा ने हमारे राजा को एक चिट्ठी लिखी है। उसमें उसने कहा है कि अगर हमारे राजा ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया तो वह हमारे राज्य पर हमला कर देगा। तो फिर राजा ने क्या किया? राजा ने अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों को बुलाया, लेकिन किसी के पास भी उस सवाल का जवाब नहीं था। इसी वजह से सारा राज्य दुखी है। अरे, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका कोई उत्तर न दे सके? जरा मुझे भी तो बताओ। राजा ने ऐसा लिखकर भेजा है कि 3 रंगीन डंडे हैं। तीनों एक जैसे लंबे हैं, एक जैसे मोटे हैं और एक ही शाखा से बनाए गए हैं। राजा ने यह पूछा है कि इन डंडों में से आगे वाला डंडा कौन सा है, बीच वाला कौन सा है और पीछे वाला कौन सा है। डंडे सभी एक जैसे हैं, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। इसी वजह से राजा उदास हैं, क्योंकि अब तक किसी से भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला। ये तो बहुत आसान सवाल है, इसे तो मैं अभी हल कर सकता हूँ। यह सुनकर पहरेदार बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत जाकर राजा को सारी बात बता दी। राजा ने कहा, हमें तो बस जवाब चाहिए। उस लड़के को जल्दी से लेकर आओ। सैनिक राजू को बुलाने के लिए जेल पहुंचे। उन्होंने कहा, राजू, राजा ने तुम्हें बुलाया है। चलो, तुम्हें दरबार में ले जाना है। मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा। तो फिर कैसे जाओगे? क्या एक कैदी का इस तरह राजा के दरबार में जाना अच्छा लगेगा? मैं तो राजा के जैसे कपड़े पहनकर घोड़े पर सवार होकर पूरे शहर का चक्कर लगाकर फिर राजा की गद्दी पर बैठकर अपना जवाब दूंगा। अगर राजा को यह मंजूर है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। सैनिकों ने जाकर राजू की बात राजा को बता दी। राजा ये सुनकर पहले तो बहुत गुस्सा हो गए और बोले, एक साधारण कैदी ऐसी शर्तें रख रहा है, ये तो हमारे राज्य का अपमान है।
लेकिन फिर राजा ने थोड़ा सोचा और समझा कि उनके पास कोई और चारा भी नहीं है। अब तक कोई भी उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया था और पश्चिम दिशा के राजा का खतरा सिर पर मंडरा रहा था। आखिरकार राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर उसे लगता है कि वह इस सवाल का जवाब दे सकता है तो जैसे वह कहता है वैसे ही ले आओ। फिर जैसा राजू ने कहा था वैसा ही हुआ। उसे अच्छे कपड़े पहनाए गए। फिर राजू ने घोड़े पर बैठकर पूरे शहर में चक्कर लगाया। इसके बाद राजू को राजा की गद्दी पर बिठा दिया गया। अब मेरे पास तीनों डंडे और एक पानी का टब लेकर आओ। सैनिक तीनों रंगीन डंडे लेकर आए और राजू के सामने रख दी। राजू ने उन्हें ध्यान से देखा और बिना समय गंवाए उन पर निशान लगा दी। फिर उसने पश्चिम दिशा से आए सैनिकों को बुलाया और कहा, इन्हें अपने राजा के पास ले जाओ और बता देना कि मैंने इसका हल कर दिया है। इतना कहकर राजू चुपचाप जेल में लौट गया। पहरेदार यह सब देखकर हैरान था। उसने राजू से पूछा, तुमने इतनी जल्दी इस सवाल का हल कैसे ढूंढ लिया? ये तो बहुत आसान था। वो डंडे बेर की लकड़ी के थे। मैंने उन्हें पानी में डालकर देखा। पानी में डालते ही जो डंडा सबसे भारी था वो डूब गया। वही आगे वाला हिस्सा था। जो थोड़ा कम डूबा वह बीच वाला हिस्सा था और जो ऊपर तैरता रहा वह उसका पिछला हिस्सा था। बेर की लकड़ी ऊपर से नीचे तक एक जैसी दिखती है, इसीलिए देखने से कोई फर्क नहीं दिखता। लेकिन पानी ने सच बता दिया। पहरेदार राजू की चतुराई देखकर दंग रह गया। राजू ने जो निशान लगाए थे वे बिल्कुल सही निकले। पश्चिम दिशा के राजा ने जब डंडों को देखा और जांचा तो वह मान गया कि जवाब बिल्कुल सही है। इससे वह बहुत प्रभावित हुआ और उसने हमला करने का इरादा छोड़ दिया। राज्य में शांति बनी रही। हालांकि इस पूरे मामले के बाद भी राजू को जेल से रिहाई नहीं मिली। वह कई दिनों तक वैसे ही जेल में कैद रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि राजू को न तो रोटी मिली और न ही पानी। बाहर खड़ा पहरेदार भी चिंतित दिखाई दे रहा था। राजू ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ भाई? आज फिर राजा को कौन सी परेशानी आ गई? आज एक नया सवाल आया है। इस बार पश्चिम दिशा के राजा ने एक जैसी 3 घोड़ियां भेजी हैं। वो तीनों देखने में बिल्कुल एक जैसी हैं। एक ही रंग, एक ही कद काठी और एक जैसी चाल। राजा ने पूछा है कि इनमें से नानी कौन है, माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। बस इतनी सी बात? ये भी तो कोई मुश्किल सवाल नहीं है। तुम्हें सच में इसका जवाब पता है? अगर राजा मुझे फिर से वैसे ही ले जाने की इजाजत दे जैसे पिछली बार ले जाया गया था तो मैं इस सवाल का भी जवाब दे दूंगा। पहरेदार ने तुरंत ये बात राजा तक पहुंचा दी। राजा ने एक बार फिर क्रोध में कहा, ये लड़का हर बार अपनी शर्तें क्यों रखता है? पर फिर उसने सोचा कि इस बार भी अगर जवाब नहीं मिला तो युद्ध टाला नहीं जा सकेगा। कोई दूसरा उपाय न देखकर राजा ने कहा, जैसा वो कहता है वैसा ही करो। फिर जैसा राजू ने कहा था वैसा ही किया गया। उसे फिर से राजा के जैसे कपड़े पहनाए गए, घोड़े पर बिठाया गया और पूरे शहर में घुमाया गया। लोग फिर से हैरानी से देख रहे थे कि आखिर ये साधारण कैदी कौन है जो बार बार राजा की तरह सम्मान पाता है। घूमने के बाद राजू को महल के मैदान में लाया गया। राजू के सामने तीनों घोड़ियां लाई गईं। देखने में तीनों बिल्कुल एक जैसी थीं। न कोई फर्क दिख रहा था, न कोई पहचानने का तरीका समझ आ रहा था। हर कोई उत्सुकता से राजू को देख रहा था कि वह इस चुनौती को कैसे हल करेगा। इन घोड़ियों के आगे खाने के लिए घास डालो। सैनिकों ने तुरंत ऐसा ही किया। तीनों घोड़ियों के सामने घास रख दी गई। राजू ने बिना कुछ कहे तीनों घोड़ियों पर निशान लगा दिए और सैनिकों को आदेश दिया कि वे इन्हें वापस लेकर जाएं और पश्चिम दिशा के राजा को दिखाएं। इसके बाद राजू फिर से अपनी इच्छा से जेल लौट गया। पहरेदार उसकी बुद्धिमत्ता पर हैरान था। राजू, तुमने इस सवाल का जवाब कैसे ढूंढा? ये तो बहुत आसान था।
जो सबसे आराम से खड़ी रही और बड़े सलीके से घास खाई वह नानी है। उम्र और अनुभव ने उसे संयम सिखा दिया है। जो थोड़ी सतर्क थी और चारों तरफ देख रही थी वह माँ है। उसे अपने बच्चे की चिंता रहती है और उसकी निगाहें हमेशा सुरक्षा पर होती हैं। और जो जल्दी जल्दी घास खाने लगी वह बेटी है। उसकी भूख और बेचैनी उसकी युवावस्था को दर्शाती है। बस इसी आधार पर मैंने पहचान लिया। राजू की इस समझदारी की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। इसके उलट जो पश्चिम दिशा का राजा था वह बहुत उदास था, क्योंकि वह जो भी सवाल पूछता था उसका जवाब मिल जाता था। इस वजह से उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था युद्ध करने का। पर इस बार उसने सबसे मुश्किल सवाल भेजा। ये सवाल जब राजा ने भेजा तो एक बार फिर से पूरा राज्य उदास हो गया। राजू को फिर से खाना पीना मिलना बंद हो गया। राजू ने पहरेदार से पूछा, क्या बात हो गई? फिर से कुछ गड़बड़ हो गई क्या? इस बार पड़ोसी राजा ने एक और मुश्किल सवाल भेजा है। सवाल ये है, जो है वो नहीं है, जो था वो नहीं था, जो नहीं था वो ही था। राजा का कुत्ता कानों का कच्चा। राजा ने एक बार फिर राजू को जेल से बुलवाया। इस बार राजू जाने के लिए तैयार न हुआ। फिर राजा खुद चलकर राजू के पास आया और बोला, राजू, तुम इस सवाल को जरूर सुलझाओ। अगर इस सवाल का हल करना है तो मुझे खुद उस राजा के शहर जाना पड़ेगा। और इस सवाल को हल करने के लिए आप उस राजा से 6 महीने का समय ले लीजिए। राजू घोड़ा और सारा खर्चा लेकर उस राजा के शहर में पहुंचा और वहां एक शानदार महल लेकर शहजादे की तरह रहने लगा। एक दिन बाजार में मंत्री की बेटी ने उसे देखा और मोहित हो गई। उसने अपने पिता को बताया और काफी सोच विचार के बाद मंत्री ने बेटी की शादी राजू से कर दी। शादी के बाद राजू महल में रहने लगा, लेकिन असली मकसद पूरा करने के लिए इधर उधर घूमता रहा। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक नाचने वाली लड़की से हुई। राजू को उसकी महफिलें पसंद आने लगी और वह हर रात वहां जाने लगा। आधी रात के बाद ही वह घर लौटता, जिससे उसकी पत्नी बेहद परेशान हो गई। धीरे धीरे राजू ने उस नाचने वाली लड़की का विश्वास जीत लिया। एक दिन राजू ने एक तरबूज लिया और उसे कपड़े में लपेट दिया, साथ ही एक बोरी में कंकड़ भर ली। फिर वह आधी रात को अपने घर लौटा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, मैंने एक सेठ का सिर काट कर ले आया हूँ और उसके सारे पैसे भी ले आया हूँ। तुम ये बात किसी को मत बताना। अगर तुमने ये बात किसी को बता दी तो राजा मुझे मरवा देगा। तुम तो मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा, लेकिन ये राज किसी और को मत बताना। राजू की पत्नी इस बात से डर गई और मन में चिंता पाल ली, मगर डर और संदेह में उसने ये सारी बात जाकर अपने पिता मंत्री को बता दी। मंत्री ने इनाम के लालच में बिना देर किए यह बात जाकर राजा को बता दी। महाराज, मेरा दामाद किसी सेठ का सिर काट कर उसका धन लूट लाया है। यह सुनते ही राजा को क्रोध आ गया। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि वे राजू को पकड़कर दरबार में लाएं। सैनिक राजू को गिरफ्तार करके राजा के सामने ले आए। जब इस बात की खबर नाचने वाली लड़की को मिली तो वह भी राजू को बचाने के लिए राज दरबार में पहुंच गई। दरबार में आते ही उसने राजा से कहा, महाराज, उस सेठ का कत्ल तो मैंने किया है। ये जो लड़का है इसे तो आपने बेवजह पकड़ लिया है। यह सुनकर मंत्री चौंक गया और बोला, नहीं महाराज, ये औरत झूठ बोल रही है। कत्ल तो इस राजू ने ही किया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इसके घर से सेठ का सिर मंगवा लीजिए। मेरी बेटी इसकी पत्नी है, उसे सब पता है कि इसने सिर कहाँ छुपाया है। मंत्री की बेटी ने कहा, महाराज, इसने मुझसे कहा था कि इसे संभाल कर रखना। महल के पीछे एक कमरे में इसने सिर को कपड़े में लपेट कर छिपा रखा है। साथ ही वहाँ पैसों की एक बड़ी बोरी भी है जिसे इसने छुपा रखा है। आप अपने सैनिकों को भेजकर दोनों चीजें मंगवा सकते हैं। सैनिकों,
जाओ और उस सिर को लेकर आओ। कुछ ही देर में सैनिक महल के पीछे के कमरे से कपड़े में लिपटी एक सिर जैसी चीज लेकर आ गए। राजा ने आदेश दिया, इसे खोलो और दिखाओ। जैसे ही कपड़ा हटाया गया, सभी हैरान रह गए। उसमें एक सिर नहीं, बल्कि एक बड़ा तरबूज था, जो देखने में बिल्कुल सिर जैसा लग रहा था। राजा गुस्से में भर गया, लेकिन राजू जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने कहा, महाराज, तीसरे सवाल का जवाब भी अब आपको मिल गया। वो कैसे? महाराज, आपने पूछा था जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है। अब देखिए, जो मेरी पत्नी है वो वास्तव में मेरी पत्नी नहीं है, क्योंकि वो तो मुझे मरवाना चाहती थी। लेकिन जो मेरी पत्नी नहीं है, यानी ये नाचने वाली लड़की, वो मेरे लिए मेरी असली पत्नी से भी बढ़कर है। उसने खुद को दोषी बताकर मेरी जान बचाने की कोशिश की। बताइए, क्या ये सच नहीं है? बिल्कुल सही। आपका दूसरा प्रश्न था, जो था वो नहीं था और जो नहीं था वो ही था। इसका मतलब ये है कि जो सिर समझा जा रहा था वो वास्तव में सिर नहीं था, बल्कि एक तरबूज था, और जो असली सिर था वो तो कभी था ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। महाराज, आपने आगे पूछा था, राजा का कुत्ता कानों का कच्चा, तो वो खड़ा है महाराज, आपका मंत्री। आपका कुत्ता इतना कानों का कच्चा है कि अपनी बेटी की बात मानकर अपने ही दामाद को मरवाकर पैसों का इनाम हासिल करना चाहता था। महाराज, क्या मेरी बात सही है? बिल्कुल ठीक है। राजू की चतुराई और बुद्धिमानी देखकर राजा बेहद प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजू, मैं तुम्हारी समझदारी से इतना प्रभावित हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी तुमसे कर दूं। साथ ही आधा राज्य भी तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। राजा ने राजू की शादी अपनी बेटी से कर दी और आधा राज्य उसे दे दिया। जब राजू वापस लौटने लगा तो मंत्री की बेटी फी मांगने लगी, लेकिन राजू ने कहा, तुमने जो किया उसका फल तुम्हें भोगना होगा। अब तुम महल में नौकरानी बनकर रहोगी। इसके बाद राजू उत्तर दिशा के राजा के पास लौटने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह अपने राज्य के पास पहुंचा, राजा ने सोचा कि पश्चिम दिशा का राजा उस पर हमला करने आ रहा है। वह डर गया और तुरंत अपना दूत भेजा। दूत ने कहा, कृपया हम पर हमला न करें। आप चाहें तो मेरे राजा का आधा राज्य और उनकी बेटी का विवाह भी स्वीकार कर सकते हैं। बस हमें क्षमा कर दीजिए। मैं हमला करने नहीं आया हूँ, ये तो एक बड़ी गलतफहमी है। दूत ने जब यह बात अपने राजा को बताई तो राजा को राहत मिली। उसने कहा, अगर ऐसा है तो मैं अपनी बेटी का विवाह उससे करना चाहता हूँ और आधा राज्य भी उसे सौंपना चाहता हूँ। इस तरह राजू ने अपनी बुद्धिमानी और सरलता से 2 राज्यों की शांति स्थापित कर दी और 2 राजकुमारियों से विवाह किया। फिर उसने उस सैनिक को बुलाने का आदेश दिया जिसने उसे पकड़कर राजा के दरबार में पेश किया था। जब सैनिक आया तो वह डर के मारे कांपने लगा। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, तुमने उस दिन मेरे सपने को सच करने में मदद की थी। अगर तुम मुझे पकड़कर न लाते तो आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। हर इंसान की किस्मत उसके कर्मों से बनती है। राजू ने सैनिक को ढेर सारे इनाम देकर सम्मानित किया। इस तरह राजू की चतुराई और सहनशीलता ने उसे महान बना दिया और उसकी कहानी हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गई।